So that's the elusive cat, the snow leopard. You saw the apex predator, the way it catches hold of its prey. But more importantly, it's an animal that is right now under threat because of so many external factors. We are joined by Shri Yashvi Bhatnagar, who is a country head at IUCN, and he would be talking to us about this elusive cat known as the snow leopard. A warm welcome to you on the program, sir. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर, we've just seen a beautiful video. देखने में ही बहुत सुंदर है और vulnerable भी हैं ये जानवर. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भारत की अगर बात करें तो स्नो लेपर्ड्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? थैंक यू जी. बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए. स्नो लेपर्ड्स हाई ऑल्टीट्यूड ऊंचे एरियाज़ में मिलते हैं हिमालय में, और हिंदुस्तान में, इंडिया में वो 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिलते हैं, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक. तो ये स्नो लेपर्ड्स जो हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड में जो उनका हैबिटेट है, अभी व्हाई आर दे अंडर थ्रेट राइट नाउ? ऐसा क्या है अबाउट दिस पर्टिकुलर कैट एंड जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट इज मेकिंग अस कंसर्न्ड अबाउट द स्नो लेपर्ड? सो एक तो स्नो लेपर्ड की जो खासियत है कि वो ज़्यादातर जो ओपन पास्चर जैसे एरिया में है, जंगलों में नहीं मिलता है, जंगलों के ऊपर होता है. यानी कि जो ट्री लाइन वगैरह होता है हिमालय में, उससे ऊपर के एरिया में मिलता है. और जो पूरा जो 12 देश हैं सेंट्रल एशिया के हिमालय में, वहाँ पे आकर करता है. तो एक तो उनकी जो खासियत है कि वो जो रेंज लैंड्स कहते हैं, पास्चर्स हैं, उस तरह के एरिया में है, नॉन फॉरेस्टेड एरिया में ज़्यादातर मिलते हैं. तो इन सारे एरियाज़ में जो एक कंटिन्यूम में वो अकर करता है. और यहाँ पे जो ट्रेडिशनली जो रोज़गार या जो तरीका था लोगों के जीने का, वो खेती भी है, बट ज़्यादातर पास्चुरलिज्म है. यानी कि वो भेड़ बकरी काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो वहाँ पे ग्रेज करते हैं. और ये जो सारा का सारा एक कंटिन्यूम है, एक कंटिन्यूस जो अकरेंस है. स्नो लेपर्ड केवल नेशनल पार्क और जो सैंक्चुरी वगैरह हैं उसके अंदर सीमित नहीं होता है, सारे एरिया में होता है. उनका जो लोग हैं उनके साथ का इंटरफेस बहुत ज़्यादा है. जैसे कि अगर टाइगर देखा जाए तो वो ज़्यादातर अभी जो है फॉरेस्टेड एरियाज़ में सीमित है, बाकी एरियाज़ में बहुत ही कम होता है. स्नो लेपर्ड के साथ ऐसा नहीं है. तो जो इंटरफेस है वो सबसे ज़्यादा उसका एक पहलू बनता है, बिकॉज जो पिछले 30-40 साल में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आ रहा है, ख़ास करके पिछले 10-15 साल में सारे पूरे ही 12 कंट्रीज़ में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है. और उसके कई सारे पहलू हैं जो कि स्नो लेपर्ड को इफेक्ट करते हैं. जी. सर, प्रोजेक्ट टाइगर की हमने बहुत बड़ी सक्सेस देखी अभी पीछे. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की अगर बात करते हैं, 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी. पहले से इट वाज देयर, बट ना रिकंसेप्चुअलाइज हुआ 2009 में. तो उसकी क्या एडवांसमेंट्स हैं और क्या क्या कर रहा है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड? तो ये जो है मिनिस्ट्री का एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो उसमें कई सारे इनोवेशंस हैं जो कि मिनिस्ट्री और कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, NCF, ऐसे WWF, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें अपने इनपुट्स दिए हैं. और इसका जो मेन मकसद था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का, वो ये था कि इस चीज़ को, इस पहलू को समझते हुए कि केवल नेशनल पार्क सैंक्चुरी में वो सीमित नहीं है, और अगर हमें सारे एरिया में उनको कंजर्व करना है तो वो एक, जिसे कहते हैं कि पूरा एक लैंडस्केप लेवल अप्रोच यूज़ किया जाए. और उसके लिए जो है वो नेशनल पार्क सैंक्चुरी और उसके आसपास के जो सारे एरिया हैं उनको मिला करके लैंडस्केप्स जो हैं स्टेट में आइडेंटिफाई करने के लिए बोले गए थे. और उसके अंदर, क्योंकि जब इतना बड़ा एरिया होता है तो उसमें प्लानिंग भी थोड़ी सी समझ सोच में करनी चाहिए. तो वो प्लानिंग जो है उस पर इसका जोर ज़्यादा है कि इसमें स्टेट्स आइडेंटिफाई करें बड़े लैंडस्केप और उसकी प्लानिंग करें. और प्लानिंग करने के लिए कई सारे उसके पहलू हैं जो कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के डॉक्यूमेंट ने बताया है, जो कि नेशनल पार्क या सैंक्चुरी के जो कंजर्वेशन है उससे अलग है. यशवीर जी, अभी हमारे देश में स्नो लेपर्ड का काउंट क्या है, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि एक स्नो लेपर्ड और जो हमारा जो कन्वेंशनल लेपर्ड है जो आपको प्लेन्स में मिलते हैं, उसमें फ़र्क क्या है? फिजिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क क्या है? जी,
तो कॉमन लेपर्ड जिसे कहते हैं वो तो दोनों ही एक तरह से लार्ज कैट कहलाते हैं, जबकि स्नो लेपर्ड जो है उतना बड़ा नहीं होता है, जो करीब 45 किलो की उसकी जो बड़ा मेल होगा उसकी वज़न होगा, जबकि कॉमन लेपर्ड इससे काफ़ी डबल के करीब होता है। कॉमन लेपर्ड जो है वो बहुत सारे हैबिटेट में मिलता है, सूखे डेजर्ट एरिया से लेकर के रेन फॉरेस्ट तक वो आकर करता है, जबकि स्नो लेपर्ड जो है वो ज़्यादातर जो ओपन, जैसे मैंने बताया है, ट्री लाइन के ऊपर के एरियाज़ में ज़्यादातर मिलता है। उनके लुक्स में भी बहुत फ़र्क है। जो कॉमन लेपर्ड है वो ऑरेंजिश होता है, ब्लैक रोजेट्स होते हैं, ये ग्रेइश होता है स्नो लेपर्ड जिसमें कि ब्लैक रोजेट्स होते हैं, और इसकी जो बड़ी अच्छी पहचान है कि बड़ी लंबी पूँछ होती है, तो उसकी जो पूँछ है उसका, और पूँछ का वो इस्तेमाल भी करता है बड़े अच्छी तरह से। जब बहुत ही आपने देखा होगा जो क्लिफ्स वगैरह में जो बहुत ही स्टीप स्लोप में जब वो चल रहा होता है तो वो पूँछ से अपने आप को बैलेंस करता है, और जब बहुत ठंड होती है तो पूँछ को अपने नाक के ऊपर रख लेता है। तो और छोटा कॉम्पैक्ट सा है, उसके चेहरे में भी बहुत फ़र्क है। और जैसे पहले ही बताया कि कॉमन लेपर्ड के मुकाबले बहुत रेयर है। इसकी डेंसिटी, इसकी एरिया जहाँ पे वो आकर करता है वहाँ पे इसके जो प्रे हैं, जो जंगली भेड़ बकरी हैं ज़्यादातर, वो खुद ही रेयर हैं, तो उसके हिसाब से स्नो लेपर्ड की भी जो है वो वाइड एरिया में आकर करता है, बट लो क्वाइट अ डेंसिटी। पावरफुल कैट, जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा कि आइबेक्स को उसने पकड़ लिया और पकड़ के बाय द थ्रोट उसको एक ऑल्टीट्यूड चढ़ान पे ले जा रहा है, सो इट्स क्वाइट अ पावरफुल कैट एज वेल। और Yes. इसका एस्टिमेटेड काउंट क्या है हमारे देश में? तो इसमें क्या है कि क्योंकि इतना रेयर है, इतना इल्यूसिव है, 1980-90 तक के दशक में के खाली साइंस को देख करके हम लोग कुछ ना कुछ गेस्टिमेट करने की कोशिश करते थे। तो पिछले 8-10 साल में ऐसे कई सारे स्टडीज़ हुई हैं जिसमें कि खास करके कैमरा ट्रैपिंग को यूज़ करते हुए जिससे कि उनके एस्टिमेट को अभी मतलब सारे विश्व में बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक ग्लोबल, यानी कि एक ग्लोबल प्रोग्राम है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, GSLEP करके, जिसमें कि ये 12 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सब लोगों ने कोऑपरेट कर रहे हैं कंजर्वेशन, और उसमें एक एस्पेक्ट जो है उनका ये भी है कि एस्टिमेट किया जाए, क्योंकि अभी जो मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसका इस्तेमाल करते हुए मेनली कैमरा ट्रैपिंग को और इवन जेनेटिक टूल्स को यूज़ करके उनके एस्टिमेशन की बात हो रही है। तो हमारे देश में, भारत में, ये बस 2019-20 में ये शुरू हुआ था, एक अटेम्प्ट जिसको कि स्पाई कहते हैं, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया। ये अब प्रोसेस अभी चल रहा है और इसके जो रिजल्ट्स हैं इस साल के आखिर तक ही आएंगे। We don't have a count. We don't have a count, and but we are hopeful that आ जाएगा। We'll get a जो count. अभी तक के गेस्टिमेट्स जो हैं वो कंट्री में 700 के आसपास हैं, 700 जबकि के ग्लोबल आसपास। एस्टिमेट जो है 7000 के करीब है। ओके, सो 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन वी हैव इट हियर इन इंडिया। जैसे कि आपने बताया कि जो हैबिटेट है इनका वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो कम्युनिटीज़ का भी कुछ रोल होता है, लाइक कम्युनिटीज़ ऑल्सो प्ले सम रोल इन द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड? जी, तो जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के अंदर जो है वो ये बात को बहुत स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज करी गई है कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। कम्युनिटीज़ आर क्रूशियल, जो लोकल एग्रो पास्चरलिस्ट और पास्चरलिस्ट कम्युनिटीज़ हैं, बट नॉट ओनली दैट, बट सारे जो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री, टूरिज्म, ये सारे स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी है क्योंकि जो अगर स्नो लेपर्ड किसी एरिया में आकर करते हैं तो इसीलिए करते हैं क्योंकि कम्युनिटीज़ उसको मान रहे हैं, उनको टॉलरेट कर रहे हैं या उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जहाँ तक बुद्धिस्ट एरियाज, टिबेटन बुद्धिस्ट एरियाज़ हैं, वहाँ पे उनकी दे आर मच सेफ़र। ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेफ़र है इन एरियाज़ में, लद्दाख, लाहौल स्पीति के एरियाज़ में, नॉर्थ सिक्किम में, और वहाँ पे वो इसीलिए है, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बहुत लॉस होता है। जैसे आपने बताया आइबेक्स, उससे बड़े स्नो लेपर्ड जो है वो इवन बड़े घोड़े को मार सकता है, जो कि उसे करीब 3-4 गुना ज़्यादा या उससे ज़्यादा वज़न होता है उसका। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद लोग जो हैं वो उसको टॉलरेट करते हैं, और कई बार जैसे कल्चरली भी इम्पोर्टेंट मानते हैं उसको। जी।
सारे इस एरिया में, इंडिया में खास करके और इवन सेंट्रल एशिया में उसकी काफ़ी अहमियत है। जी, टूरिज्म की आपने से लद्दाख की बात करी, तो लद्दाख में अगर 5 वर्ष पहले की बात करें तो इतना टूरिज्म नहीं था, मगर अब मल्टीफोल्ड हो गया है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है स्नो लेपर्ड्स पे? तो देखिए, इसमें क्या है कि एक तो लद्दाख जैसे एरिया में टूरिज्म के अच्छे होने के कई सारे वजह हैं, गर्मियों के मौसम में, पर जो विंटर टूरिज्म है वो स्नो लेपर्ड के कारण ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज अक्सर अगर कोई एक हफ्ते के लिए आता है तो लगभग पक्का हो जाता है, अगर वो मेहनत करे बर्फ़ में और ठंडे एरिया में -30-40 को अगर वो झेलते हुए जाए, तो अच्छे ट्रैकर्स वगैरह के साथ आजकल ये हो गया है। तो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए एक बड़ा अच्छा इनकम का साधन हो गया है, जिसमें कि हाई वैल्यू आता है। और इसमें बस एक ही चीज़ है कि जैसे हेमिस नेशनल पार्क वगैरह हैं, वहाँ पे लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन उसको काफ़ी रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड वो ज़रूरी भी है। क्योंकि जब स्नो लेपर्ड को देखने के लिए जाते हैं, अगर किल वगैरह पे होता है और टूरिस्ट वहाँ पे अपने बड़े बड़े कैमरा वगैरह को लेकर के हो, तो डिस्टर्बेंस तो हो सकता है और कुछ मैल प्रैक्टिसेस भी चालू हो सकती हैं अगर इस तरह का हो। तो कोशिश यही है कि वो रेगुलेट करते रहें और उससे जो है एक बड़ा अच्छा इनकम का साधन। और जैसे कि एक तरह से आप देखिए कि टूरिज़्म का सीज़न एक्सटेंड हो गया है। जो पहले 3-4 महीने गर्मियों के होते थे, अब वो जनवरी फरवरी में भी आमदनी हो सकती है और अच्छी हो सकती है। वेल, टूरिज्म से एक इकोनॉमिक वायबिलिटी आ गया है, बट नेगेटिव साइड ये है कि देयर इज मोर गार्बेज बीइंग जनरेटेड, और एक कंपीटिंग प्रेडेटर भी आ गया है जो है वाइल्ड डॉग्स, दे हैव प्रोलिफरेटेड। तो वो किस तरीके से संभाला जा रहा है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, क्योंकि गार्बेज का मिसमैनेजमेंट तो देश में हर जगह ही होता है। और ख़ास करके जो स्नो लेपर्ड के एरियाज़ हैं जहाँ की टूरिज़्म होता है और कई सारे और फोर्सेस वगैरह हैं जिससे कि गार्बेज प्रोड्यूस हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे आपने बताया है कि जो फ्री रेंजिंग डॉग्स हैं, डोमेस्टिक डॉग्स ही हैं जो मतलब फ्री रेंजिंग हैं अभी, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, क्योंकि गर्मियों में उनको बहुत खाना मिलता है। और अक्सर ठंड के मौसम में जब टूरिज़्म थोड़ा कम हो जाता है, बाकी चीज़ें गार्बेज उनको ईज़िली नहीं मिलता है, तब वो वाइल्ड एनिमल्स को अटैक करते हैं। तो स्नो लेपर्ड के जो जंगली प्रे हैं, भेड़ बकरी, जो आइबेक्स, मार्खोर, ब्लू शीप और लद्दाख उरियल ऐसे जो जानवर हैं, इनको भी कुत्ते जो हैं वो मार देते हैं बड़े बड़े पैक्स बना करके। और स्नो लेपर्ड को भी, जब स्नो लेपर्ड के जो है करीब 15-20% एफिशिएंसी होती है कि मतलब 100 बार अगर अटैक किया किसी जंगली जानवर को, तो 15-20 बार ही वो सक्सेसफुल होता है उसको पकड़ने के लिए। उसमें भी जो है वो कुत्ते आकर के उसे कई बार छीन लेते हैं उससे, उसका जो बड़ी मेहनत से उसने मारा होगा। और कई बार क्या होता है कि जब ये जंगली जानवर होते हैं और कुत्ते अगर आसपास होते हैं जो उनको हैरेस कर रहे होते हैं, तो जंगली जानवर भी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। उसके कारण जो है वो स्नो लेपर्ड को भी वो पैक हंटिंग में होते हैं। हाँ, तो इसलिए ये कंपटीशन जो है बहुत मुश्किल हो रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और उसके लिए कोई सीधा सॉल्यूशन नहीं है। जो कई सारे साइंटिस्ट यही समझ रहे हैं कि जो ABC प्रोग्राम होता है स्टरलाइजेशन का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का, गार्बेज मैनेजमेंट के साथ में उसको किया जाए तो अच्छा है। पर कई सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि लार्ज स्केल रिमूवल जो है कुत्तों का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत के अलावा और कहाँ देखने को मिलते हैं हमें स्नो लेपर्ड्स, हम कहाँ और साइट कर सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि 12 कंट्रीज़ में अकर करता है वो, साइबेरिया से ले करके मंगोलिया, चाइना और जो कई सारे स्थान हैं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो हर जगह पे ये ऑप्शंस तो हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि स्नो लेपर्ड साइटिंग का जो खास करके विंटर में जो ये अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में डेवलप हुई हैं वो शायद बेस्ट हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इंडिया में अच्छी हुई हैं, लद्दाख में और लाहौल स्पीति में खास करके। पर बाकी कई सारे कंट्रीज़ में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पे ये शायद एक धीरे धीरे करके ये ऑप्शन आएगा। पर 12 कंट्रीज़ जो हैं वहाँ हर जगह पे ही ऑप्शंस हैं। आसान नहीं है, बट इसमें जो तरीका है वो लोकल लोग जो हैं, जो ट्रैकर्स हैं, उनकी साइटिंग, उनके
हेल्प से ही इस काम को किया जा सकता है, और जहाँ पे कैमरा टैपिंग वगैरह हो जाती है उससे सहूलियत मिलती है। यशवीर जी, on the morning show, I mean, we like to know about the subject matter जो snow leopard है. अपने बारे में कुछ बताइए, and your role as a country head with IUCN. तो मेरा जो है, आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। तो मैंने 51 में अपना 1991 में हमने अपना PhD स्टार्ट किया था आइबेक्स पे लाहौल स्पीति में, और उसके बाद से मैंने ज़्यादातर जो है अपने हाई एल्टीट्यूड्स में ही काम किया है। जो जंगली जानवर हैं उनके हैबिटेट उनको समझने की कोशिश करी है, और पर उसके साथ साथ जो है हमने ये समझा है कि जो उनके जो थ्रेट्स वगैरह हैं उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाए लोकल कम्युनिटीज़ की सहायता से और सरकार के पॉलिसीज़ की सहायता से। तो उस पे हमने फिर बहुत समय लगाया है इन द लास्ट 20-30 ईयर्स। IUCN जो है मैंने अभी हाल में ही 1 साल पहले ज्वाइन किया है, और जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये एक यूनियन है जिसमें कि 1948 में सेटअप किया था अंडर द UN रेजोल्यूशन, और इसमें जो कंट्री गवर्नमेंट्स हैं वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस वो मेंबर्स हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स मेंबर हैं। तो ये सारे जो हैं ये यूनियन, इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक भंडार है, और IUCN से जो है कई सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, जैसे कि आपने रेड लिस्टिंग के बारे में सुना होगा, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल है, वो वल्नरेबल जो उसकी जो रेंज है, उसकी जो पॉपुलेशन है, ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो डेवलप किया गया। तो वो स्टैंडर्ड्स IUCN डेवलप करता है। जहाँ स्पीशीज़ को रीइंट्रोडक्शन वगैरह करना हो उसके भी स्टैंडर्ड्स IUCN ने बनाए। इस तरह के कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो IUCN बनाता है अपने सारे एक्सपर्ट मेंबर्स की सहायता से। जी, तो खास तौर पे स्नो लेपर्ड्स में रुचि कैसे आई आपको? तो मेरी जो रुचि है वो मेन जो है वो पहाड़ों पे थी, हिमालय पे थी बचपन से। और जब मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में PhD कर रहा था तो आइबेक्स पे हमें काम करने का मौका मिला, और उसमें जो है हमारी पहली साइटिंग जो हुई स्नो लेपर्ड की, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद वो साइटिंग हुई ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते हुए काफ़ी मुश्किल से, और बहुत ही नज़दीक से हुई, क्योंकि स्नो लेपर्ड एकदम से हमारी तरफ आया, करीब 1.5 मीटर का फासला, और मतलब वो एक बहुत ही एक मैजिकल मोमेंट था हमारे लिए। और उसके बाद से मतलब तब तक मुझे बिल्ली उतने अच्छे नहीं लगते, मुझे कुत्ते अच्छे लगते हैं, बट उसके बाद से बहुत कुछ चेंज हो गया। एंड आफ्टर दैट मतलब क्योंकि हम प्रे स्पीशीज़ पे काम करते थे, और स्नो लेपर्ड एपेक्स प्रेडेटर है इन एरियाज़ का, और उसके कई सारे साइटिंग्स हुए हैं, तो वो एक रिलेशनशिप हमारी बरकरार है। That magical moment of your life that made all the difference. Totally. Great. So thank you so much, sir, for joining us here today for the morning show and telling us about this elusive cat, the snow leopard. Yes. Thank you. Thank you so much. Well, that was Yashvi Bhatnagar ji, the country head at IUCN, and explained to us about a special relationship with the snow leopard. I hope you have learned a little bit more about this elusive cat that's available at higher altitude above the tree line. Well, next up is Shot by Chance. डीडी मॉर्निंग शो के शॉट बाय चांस सेगमेंट की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए भेजे जाने वाले ढेरों फोटो और वीडियो। शॉट बाय चांस में इस बार पहला फोटो भेजा है पश्चिम बंगाल से प्रसून साहा ने। इसमें आप देख सकते हैं जल पक्षी आइबिस ने एक मछली को पकड़ा हुआ है, जिसे एक मार्श हैरियर छीनने की कोशिश कर रहा है। दूसरा फोटो भेजा है पटियाला से जगदीश सिंह ने, जिसमें 2 किंगफिशर एक साथ बैठे हैं और दूसरे ने अपने शिकार को पकड़ा हुआ है। ये तीसरा फोटो है दीप चौधरी का पश्चिम बंगाल से, जिसमें बड़ा धनेश या हॉर्नबिल फल के छोटे दाने को उछालकर मुंह में पकड़ रहा है।
इन सभी फोटोज को भेजने के लिए हम दूरदर्शन की ओर से प्रसून शाह, जगदीश सिंह और दीप चौधरी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं ddmorningshow23@gmail.com।